गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आज डेट है 30 अगस्त और आप सभी जानते भी होंगे आज है रक्षाबंधन का बेहद इम्पॉर्टेंट जो पर्व होता है, राइट। इस मौके के ऊपर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने घर पर होंगे, वेरस कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपने घर से बाहर होंगे, चाहे वो तैयारी की वजह से हो गया या किसी और कारणवश अपने घर से बाहर होंगे। देखो, ऐसे मौकों के ऊपर हमेशा हमें ये लगता है कि शायद हम घर पे हों तो ज़्यादा बढ़िया है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। पर कुछ कारणों की वजह से हम अक्सर ये चीज़ नहीं कर पाते। पर डेफ़िनेटली आज का दिन जो भाई-बहन का प्यार होता है, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का दिन है, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली आप अपनी फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, राइट? और आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों, चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हमारी सेंटर के द्वारा ना जो एलपीजी के प्राइसेज़ हैं, उनको ₹200 कम कर दिया गया है, ठीक है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैसे एक, ठीक है ना, एक तरह से गिफ्ट दिया गया है। बट एनीवेज़, पॉइंट ये है, मैं आपको अगर सिंपली समझाऊँ, जैसे दिल्ली के अंदर आज तक अगर जो सिलेंडर मिलता है आपको, वो ₹1103 का मिलता था, तो ₹200 की इसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी अब, तो ₹903 का ही आपको ये सिलेंडर मिलेगा। वेयर एज़ ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, ठीक है ना? कुछ दिन पहले हमने उज्ज्वला योजना को डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑलरेडी ₹200 की सब्सिडी मिल रही थी, अब ₹200 की और एडिशनल इनको सब्सिडी मिलेगी, तो जो ₹903 का सिलेंडर अब इनको ₹703 का मिलेगा। समझ गए इस बात को? तो एडिशनल सब्सिडी का भी आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को ध्यान में रखना है। उज्ज्वला योजना क्या है? ये कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था हमने। इनफैक्ट आज मैं जो होमवर्क लेके आया हूँ ना आपके लिए क्वेश्चन वाला, उसके अंदर भी हम यही डिस्कशन करेंगे, राइट। उसी तरह से हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर का हमारा जो स्टेटहुड है, आपने बोला था ना कि वापस से एक स्टेट बनाएंगे जम्मू कश्मीर को, वो कब बनेगी? तो हमारे जो सोलिसिटर जनरल है, उन्होंने बोला है कि एक बार थोड़ी नॉर्मलसी आ जाए, फिर उसको वापस से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। पर जो लद्दाख है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी ही रहने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बन जाएगी, पर जब नॉर्मलसी आएगी, ऐसा हमारी सरकार की तरफ से कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज की डिस्कशन की तरफ। उससे पहले एक छोटी-सी और इन्फॉर्मेशन। कल देखो एक टॉपिक डिस्कस हुआ था चेस्ट पेलोड के बारे में। यहाँ पर ना थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन में हल्की-सी मिस्टेक हो गई थी। द थिंग इज़ कि थोड़ा ना हमने ग्राफ को गलत तरह से इंटरप्रेट कर लिया था। यहाँ पर ये समझो, हो क्या रहा है ना कि जैसे-जैसे आप नीचे जा रहे हो, नीचे मतलब अंदर डेप्थ के अंदर जा रहे हो, उसके साथ में क्या हो रहा है, उसके साथ में जो आपका टेम्परेचर था, वो बढ़ नहीं रहा, वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे-जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ आपका जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है? ऐसा यहाँ पर हमारे जो कल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे जो इसरो के द्वारा, ठीक है ना? तो टेम्परेचर वेरिएशन के रिगार्डिंग ये चेस्ट पेलोड के द्वारा जो किया गया, तो उसके हिसाब से ये चीज़ प्रूव हुई है, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखोगे टेम्परेचर वेरिएशन का जो फंक्शन होता है, राइट? आगे चलते हैं, इसके साथ में ना एक और खबर जुड़ी हुई है, दैट इज़ प्रज्ञान कन्फर्म्स सल्फर नियर साउथ पोल ऑफ मून, सर्च ऑन फॉर हाइड्रोजन। प्रज्ञान आप जानते हो हमारा जो रोवर है, ठीक है ना? उसने कन्फर्म कर दिया है कि यहाँ पर ना हमें सल्फर मिल गया है। इनफैक्ट उसके साथ में ही एल्यूमीनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, ठीक है, टाइटेनियम, इन सभी चीज़ों का इन्होंने एनालिसिस कर लिया है कि ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वहाँ पे। प्रीलिमिनरी एनालिसिस ये चीज़ बता रहा है। व्हेयरएज़ ऑन द अदर हैंड, अगर आप नोटिस करोगे, हाइड्रोजन की अभी भी अभी ना कोशिश करी जा रही है कि क्या हमें मून के उसके ऊपर हाइड्रोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? इसके अलावा और भी मैंगनीज़ हो गया, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें भी हमें वहाँ पे मिल गई हैं, बट हाइड्रोजन की एक हमें अभी तक हमें उसकी तलाश जारी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? इसके साथ में ना आप यहाँ पर एलआईबीएस के बारे में भी जान सकते हो। एलआईबीएस क्या है? लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिला था, ठीक है ना? ये अलग-अलग कंपोज़िशन वगैरह को यहाँ पे इसके ऊपर देख रहा है, तो एलआईबीएस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ी ना हमें लीबिया की लोकेशन को समझना है। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ है? जो लीबिया के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको सैक कर दिया है। क्यों सैक कर दिया इनको? देखो एक्चुअल में क्या हुआ, जो लीबिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई। तो सर उसमें क्या दिक्कत है अगर मीटिंग होगी तो? देखो एक्चुअल में जो लीबिया है ना, वो फॉर्मली इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता, ठीक है ना? बहुत सारी यहाँ पे ना अरब नेशंस हैं, वो यहाँ पे इज़राइल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करती हैं, ठीक है ना? आप जानते होंगे ये हमारा लीबिया है और ये यहाँ पे आपको इज़राइल देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा मानती हैं अरब नेशंस के अंदर
कि इसराइल ने जो किया है फ़लस्तीन के साथ वो गलत किया है और वो पैलेस्टीनियन कॉज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अलाइन करती हैं। अब जब लीबिया के फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ पे मीटिंग हुई इसराइल के साथ, तो वहाँ पर लोगों के द्वारा काफ़ी मेजर प्रोटेस्ट वहाँ पे हो गए, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं इनकी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना, तो इन्होंने यहाँ पे इनको फॉरेन मिनिस्टर को सैक कर दिया। ये थोड़ी-सी आप लीबिया की लोकेशन देख सकते हो। पहली बात तो ये नोटिस करो, ये मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। उसके साथ में ही यहाँ पर ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चैड, सूडान और इजिप्ट, ये हो जाती हैं लीबिया की कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज़, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ से आप नोटिस करोगे, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो लीबिया के थ्रू पास होके जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी त्रिपोली के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, ठीक है? ट्यूनीशिया भी आप जानते होंगे, ये तो कंट्री है यहाँ पे। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बात उसी तरह से करें अगर हम इज़राइल की, तो इज़राइल का तो हमने कई बार डिस्कशन किया है। तो इज़राइल की भी ना इधर से मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर टच हो रही है। देखो ये रहा आपका इधर इज़राइल, ठीक है? तो बिल्कुल बॉर्डर यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ यहाँ पे टच हो रही है। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, इज़राइल की बॉर्डर टच होती है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है? एंड साथ ही साथ नॉर्दर्न साइड पे ऊपर आपको यहाँ पे लेबनान देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और लेबनान, ये 4 कंट्री के साथ इज़राइल अपनी बॉर्डर टच करता है। ये वाला हिस्सा ना देखो, इज़राइल तो है, यहाँ पर आपको पैलेस्टीन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? ये कुछ हिस्सा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाज़ा स्ट्रिप की बात कर सकते हो, इसको गाज़ा पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये आपका वेस्ट बैंक वाला एरिया हो गया, ठीक है ना? तो ये सारी जगह पे कुछ यहाँ पे हमें पैलेस्टीनियन है, यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? बाकी तेल अवीव हो गया, हाइफ़ा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें लोकेशंस देखने को मिल जाती हैं। बाकी जेरूसलम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है? तो आई होप आपको बॉर्डरिंग कंट्री यहाँ पे समझ आ गई होंगी। यहाँ पर इजिप्ट का ना जो सिनाई पेनिनसुला है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो गोलन हाइट्स है, ये भी एक्चुअल में क्या हुआ ना, ये बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं इज़राइल की, ठीक है? चाहे आप 1948 की बात कर लो, सिक्स डे वॉर की बात कर लो, मल्टीपल टाइम्स के ऊपर। कभी देखो, हर बार लगभग ना इज़राइल ही जीता है। तो गोलन हाइट्स वाला एरिया यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था एक बार। एक बार सिनाई पेनिनसुला को इज़राइल ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है? जब इजिप्ट के साथ लड़ाई हुई थी। बाद में इजिप्ट ने बोला कि आप मतलब समझौता हो गया उनके बीच में। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे इज़राइल का ऑक्यूपेशन धीरे-धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना? तो ये मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर भी टच करता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ब्रीडिंग फेलियर ऑफ एम्परर पेंगुइन। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एम्परर पेंगुइन क्या होता है? दरअसल में एम्परर पेंगुइन और कुछ नहीं, जो लार्जेस्ट पेंगुइन होते हैं ना अर्थ के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम एम्परर पेंगुइन बोलते हैं। कहाँ रहते हैं सर? देखो ये रहते हैं अंटार्कटिका के ऊपर। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आर्कटिक मत लिख देना इनको। नहीं, नहीं, नहीं। ये रहते हैं कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है ना? जो कि कोल्डेस्ट हैबिटेट है पूरी अर्थ के ऊपर। अभी जो स्टडी हुई है ना, वहाँ पर ऐसा पाया गया है कि शायद 10,000 के करीब एम्परर पेंगुइन हो सकता है, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई हो। क्यों डेथ क्यों हो गई सर, ऐसा क्या हो गया? देखो एक्चुअल में जो सी आइस है ना वहाँ पे, ठीक है ना, उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स के नीचे, वो मेल्ट हो गई और ब्रेक हो गई है 2022 के अंदर, हमें ऐसा देखने को मिला। तो कहीं न कहीं वहाँ पर उनकी हो सकता है 10,000 से भी ज़्यादा एम्परर पेंगुइन की अप टू डेथ हुई हो सकती है, ठीक है? इनका आईयूसीएन स्टेटस हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ नियर थ्रेटेंड। इसके अलावा आपको ये भी चीज़ जाननी है कि यहाँ पर ना इनके जो ब्लबर होता है, ब्लबर एक तरह से फैट होता है। इनकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही फैट की एक मोटी मतलब ना चमड़ी टाइप से बनी होती है। इसके साथ में हम थोड़ा अगर फेलियर देखें कि ऐसा क्यों हुआ है, ब्रीड करने में फेल क्यों हुए हैं? इसका रीज़न देखो अंटार्कटिका की सी आइस डिक्लाइन के साथ ही मेजरली है। अगर आप नोटिस करोगे पिछले 6-7 सालों के अंदर ना, जो सी आइस एक्सटेंट है वो कम से कम 15, मतलब जो रीजन होता है जहाँ पे 15% सी आइस कवर है, वो धीरे-धीरे करके श्रिंक होता जा रहा है। और इस वजह से इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर आ रहा है, ठीक है ना? 90% से भी ज़्यादा इनकी जो कॉलोनीज़ हैं, वो रिस्क पे आ चुकी हैं। अगर इनको ब्रीड करना होता है उसके लिए सी आइस जो होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। बट ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा, ठीक है? और सी आइस ड्रॉप भी हुई है, ठीक है? विंटर सीज़न अभी चल रहा है, पर उसकी ग्रोथ जो है धीरे-धीरे बहुत स्लो है, राइट? उसके साथ में ही अगर जैसे-जैसे आइस शीट के अंदर डिक्लाइन आता है, उसके साथ सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आप लोग ना एल्बिडो का प्रिंसिपल जानते होंगे, ठीक है? एल्बिडो में क्या होता है, अभी आपकी लाइट आई, कितनी रिफ्लेक्ट हुई, कितनी वहाँ उसने अब्ज़ॉर्ब कर ली। अगर आप खुद सोचो, कहीं न कहीं अगर मान लो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्ट कम करेगा, वहाँ पर ही ज़्यादा आपकी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आइस तो क्या करती है, ज़्यादातर उस चीज़ को, जो भी सन रेज़ आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। अब आइस अगर मेल्ट होती जा रही है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? अकॉर्डिंगली इश्यूज़ यही आएँगे, यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ता रहेगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न हमारे लिए हो जाता है, ठीक है ना? अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि थोड़ा देख पाएँ कि पास्ट में ऐसा हुआ था, तब क्या हुआ था? बट ऐसा हमें मिल ही नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, आज के टाइम के ऊपर अगर जो स्पीड के साथ जैसे आइस मेल्ट हो रही है,
ऐसा कभी हमें देखने को मिला ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये कंसर्न्स हमारे लिए हो जाते हैं। तो आई होप आप एम्परर पेंगुइन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा-सा आप अंटार्कटिका की अगर आप लोकेशन देखोगे ना, लोकेशन चलो पता ही है आपको। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सीज़ हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ वेडल सी की बात कर सकते हैं और रॉस सी की। तो इनकी लोकेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ और सी भी डेफिनिटली इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना? तो उनको भी आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर देख सकते हो, बट वेडल सी एंड रॉस सी ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एग्री इकिगाई। देखो आप में से जो लोगों को थोड़ा ना किताबें पढ़ने का शौक है, आई एम श्योर आप सभी ने ना इकिगाई बुक पढ़ी होगी। एक्चुअली मैंने भी 3-4 साल पहले इस बुक को पढ़ा था। काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है? इस तरह की अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं। तो इकिगाई एक्चुअल में ना एक जापान की स्टोरी हमें बताता है कि कैसे अगर हमें लंबी और अच्छी ज़िंदगी, खुश ज़िंदगी जीनी है ना, तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक्चुअली एक वहाँ पे एक विलेज की ये स्टोरी बताते हैं कि वहाँ पर लोग काफ़ी लंबे टाइम तक जीते हैं, 100 साल तक और काफ़ी एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। उसके पीछे का कारण कुछ बताते हैं कि कैसा उनका लाइफ़स्टाइल कैसा होता है। अब इसी चीज़ को ना एग्रीकल्चर के साथ रिलेट किया गया है। सर वो कैसे? एग्रीकल्चर के साथ कैसे रिलेट किया गया है? देखो धीरे-धीरे अगर आप नोटिस करो तो क्लाइमेट चेंज हमें आज के टाइम के ऊपर देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज से जो हमारा ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आया है, बिल्कुल। और क्लाइमेट चेंज से होगा क्या? आपकी जो क्रॉप लॉस है, वो बढ़ जाएगा। आपके वेदर पैटर्न्स हैं, वो अलग-अलग हो जाएँगे। आपकी जो सॉइल की आपकी जो हेल्थ है, वो कहीं न कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाएगी। अब इन्हीं सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए ना एग्री इकिगाई का हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर पता क्या होगा? इसके अंदर कंबाइन किया जाएगा, किस चीज़ को? आपके फार्मर्स भी, आपके कंज्यूमर्स भी और आपके एनवायरनमेंट भी। देखो यहाँ पर इनका कहना ये है कि सिर्फ़ एक के ऊपर फ़ोकस मत करो। सिर्फ़ ये मत सोचो कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है या किसानों की आय बढ़ानी है। नहीं, उसके साथ ही साथ हमें कंज्यूमर्स और एनवायरनमेंट इन सभी को भी साथ में ही यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को अचीव कर पाएँगे। सर वो कैसे? थोड़ा-सा इसको और देखते हैं, ठीक है ना? एक्चुअल में क्या है कि इकोनॉमिकली तो हमें आगे बढ़े ही बढ़े, पर उसके साथ-साथ हेल्थियर प्लैनेट होगा। हेल्थियर प्लैनेट के साथ ना जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो हम ठीक कर पाएँगे और कंज्यूमर की डिमांड्स भी यहाँ पे बढ़ पाएगी। मतलब उनको अकॉर्डिंगली हम मीट कर पाएँगे, ठीक है ना? तो इकिगाई का मीनिंग वही होता है कि वो चीज़ें करना जिससे आपको खुशी मिले एंड कहीं न कहीं आप चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर पाओ। अब चाहे एनवायरनमेंट सेंस में बात कर लो कंट्रीब्यूशन की या फिर कंज्यूमर को बेहतर करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना कई बार आपने डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का एग्ज़ाम्पल सुना होगा, डीएसआर कल्टीवेशन। अगर हम इसको यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम ट्रेडिशनली जो हम यूज़ करते हैं ना, जब प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग वगैरह करते हैं, उससे ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस काफ़ी बेहतर है, ठीक है ना? तो बिल्कुल इस तरह से हमें जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, वो ऐसी यूज़ होनी चाहिए जो कि अपने आप में सस्टेनेबल हो। यहाँ पर सस्टेनेबल का मतलब ये भी है कि किसानों की आय भी बढ़े, बट एट द सेम टाइम हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसानों की बेहतरी हम करें, पर उसके अंदर एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान कर दें। जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, हमारी सॉइल हेल्थ के ऊपर भी हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे आपने प्रिसिजन एग्रीकल्चर का नाम सुना होगा। प्रिसिजन एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, हम एक्चुअली उतने ही इनपुट्स देते हैं जितने कि उसको बिल्कुल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना? एग्ज़ैक्ट मात्रा के अंदर। थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है ना? सॉइल टेस्टिंग को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे अलग-अलग चीज़ें आती हैं एग्री इकिगाई के अंदर, ठीक है ना? तो सिर्फ़ किसानों की इनकम नहीं बढ़ानी, पर उसके साथ ही साथ हमारे कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखना है और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं एग्री इकिगाई। सिंपली एक वर्ड में बोलूँ, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने का तरीका इज़ एग्री इकिगाई। डू यू गेट द पॉइंट? ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ओणम फेस्टिवल। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो 20 अगस्त से आप जानते हो, ठीक है ना? ओणम फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था। अब ओणम फेस्टिवल अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पहली बात तो ये आपका केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? ये स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त को विद अथम सेलिब्रेशन, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके जो असुर किंग है महाबली, ठीक है ना? उनका रिटर्न जब होता है, जब वो वापस आते हैं, उसको ऑनर करने के लिए फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन से किंग है? असुर किंग महाबली। ठीक है? ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है ना? ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है आपके जो वामन जयंती होती है ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी, उस टाइम पर भी इसको ऑब्ज़र्व किया गया था, ठीक है ना? साथ में ये चिंगम मंथ होता है, ठीक है ना? जो वहाँ का मलयालम कैलेंडर होता है, वहाँ उसके हिसाब से उसकी बिगिनिंग स्टार्ट होती है इस दिन चिंगम मंथ की, तो ओणम उस दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और आपको ध्यान में रखनी है, वो है ये स्नेक बोट, ठीक है? जो बोट होती है स्नेक की फॉर्म में है, तो इसको वल्लमकली स्नेक बोट रेस ये होती है ओणम के टाइम के ऊपर, कहाँ पर? आपके रिवर पंपा के ऊपर।
तो ये पर्टिकुलर रेस का बल्लमकली स्नेक बोट रेस का भी आप ध्यान में रखोगे, कहाँ हो रही है, रिवर पंपा के ऊपर। आई नो थोड़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बट आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग ना ऐसी कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट आ जाती है, तो हमें अच्छे से ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क। ठीक है, कल आर्टिकल 35A डिस्कस किया था, तो उसका भी मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स ऐड कर दिया है। तो इन सभी चीजों का मुझे आप ट्रू फॉल्स की फॉर्म में नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। साथ में ही एक राइट टू रिपेयर हमने डिस्कशन किया था, इसका भी मुझे आप बताओगे कौन सी फ्लैगशिप इनिशिएटिव किसका है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, आज सुबह डिस्कशन भी किया थोड़ी देर पहले ही, एंड एट द सेम टाइम 2-4 दिन पहले भी डिस्कशन किया था, तो थोड़ी रिवीजन भी आपकी यहाँ से हो जाएगी, चेक कर लेंगे कि आपने कितना जो पढ़ा था वो याद है। ठीक है, कल जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनका एक बार मैं आंसर बता देता हूँ। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी, क्या यहाँ पर हमें टोटल 20 मेंबर देखने को मिलते हैं? नहीं, यहाँ पर हमें टोटल 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 4 हमारे गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं, और जो 26 होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। शॉर्ट सेलर्स की बात करें तो वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि शेयर प्राइस नीचे जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, कुछ लोग पूछ भी रहे थे, देखो सिंपल सा लॉजिक है, होता क्या है ना कि जब प्राइजेस ऊपर जाते हैं हमें लगता है कि हम शायद पैसा तभी कमाते हैं कि मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की थी पर हमने 150 रुपए की उसको बेच दी। पर एक्चुअल में क्या होता है ना, शॉर्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि मान लो पहले 150 रुपए की कोई आइटम थी, मतलब कोई शेयर था, अगर वो 100 रुपए का हो जाएगा, जब शेयर प्राइजेस फॉल करते हैं तब शॉर्ट सेलर को फायदा होता है। समझे, एक तरह से ना उन्होंने ऐसा मानो कि यहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया या उस शेयर को सेल कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे उसने जाके उस चीज को बाय किया है। तो इस तरह से आप मान सकते हो शॉर्ट सेलिंग का अगर सिंपल मीनिंग जानना है तो यही है, जब शेयर का दाम कम होता है तब लोगों को यहाँ पे फायदा होता है, उनको बोलते हैं शॉर्ट सेलर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी, चार्ट स्पेल आउट की बात करें तो ये बिल्कुल ये बात तो करेक्ट है ही है। थर्मल बिहेवियर को इसने चेक किया है, और मैंने आज क्लैरिफाई भी कर दिया कि कैसे थर्मल बिहेवियर वेरी करता है। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आदित्य L1 मिशन के रिगार्डिंग, तो आदित्य L1 कहाँ पे प्लेस होगा? देखो L1 एक्चुअल में ना यहाँ पे लेग्रांज पॉइंट को शो करता है। ठीक है ना, इस तरह से ना आपको हमारे यहाँ पे 5 लेग्रांज पॉइंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इस पिक्चर के अंदर, तो पिक्चर के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ये लेग्रांज पॉइंट आखिर होते क्या है। देखो जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज हो सकती हैं, जैसे लेट्स से आप सन और अर्थ की बात कर लो। ठीक है ना, अब सन और अर्थ के बीच में कुछ ऐसे रीजन होंगे जहां पर अट्रैक्शन होगी। ठीक है ना, रिपल्शन होती है जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर ना जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, वहां पर अकॉर्डिंगली एक तरह से इक्वलेंस आ जाती है। तो ये जो रीजन है ना, जैसे L1 की अगर हम बात करें, अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी को यहाँ पे प्लेस होना है, तो उसके लिए उसको रहने के लिए ना ज्यादा फ्यूल नहीं चाहिए होगा। क्यों नहीं चाहिए होगा? क्योंकि अकॉर्डिंगली ना अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से वो बॉडी यहीं पर मेंटेन रहेगी। तो इस वजह से ना फ्यूल कंजम्पशन बिल्कुल कम हो जाती है जब वो लेग्रांज पॉइंट्स के ऊपर होता है, और एक तरह की ये पार्किंग स्पॉट्स की तरह आप इनको यूज कर सकते हो कि आपकी बॉडी लंबे टाइम तक वहीं पर रह सकती है बिना फ्यूल को कंज्यूम किए हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन कहीं ना कहीं हो रहा था, वो अकॉर्डिंगली एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है, तो अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे लंबे टाइम तक रह सकते हैं। ठीक है, तो आदित्य को कहाँ पे मिशन कर रहे हैं? तो L1 जो वर्ड है ना, वो L1 दरअसल में लेग्रांज पॉइंट 1 से ही आया है। ठीक है ना, तो L1 का मतलब और कुछ नहीं, लेग्रांज पॉइंट 1 ही है। तो क्या ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन है जो कि सोलर कोरोना को ऑब्जर्व करेगा? बिल्कुल ये बात करेक्ट है, और पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इसको लेग्रांज पॉइंट L1 पे प्लेस किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात करें, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टिशंस और क्राफ्ट पीपल के लिए है, फॉर रूरल एरिया ओनली। क्या ये बात करेक्ट है? नहीं भैया नहीं, यहाँ पर रूरल भी हो सकता है आपके, अर्बन भी हो सकता है। थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ना इसको अप्रूव किया है। ये है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर का मतलब तो सभी जानते ही होंगे, इतनी बार समझाया है कि पूरा पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा। कितना पैसा सर? यहाँ पर 13,000 करोड़ की बात करी गई थी अगले 5 साल के लिए। ठीक है, पर्पस क्या था? पर्पस था हमारे जो आर्टिशंस होते हैं, हमारे जो क्राफ्ट पीपल होते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले। जो बात हुई थी ना गुरु शिष्य परंपरा की, उसको हम यहाँ पर मेंटेन कर पाए, इनके जो स्किल्स हैं उनको हम यहाँ पे कर पाए, चाहे वो आपके लुहार हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ठीक है, तरखान हो गया, कारपेंटर, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पे इनको आगे लेके आ पाए। आपके जितने भी आर्टिशियंस हो गया, क्राफ्ट पीपल, उनको रिकॉग्निशन दिया जाए सर्टिफिकेट के माध्यम से और एक आईडी कार्ड के माध्यम से। इसके साथ में इनको क्रेडिट सपोर्ट भी दी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, इनको एक्चुअल में ना 2 ट्रांच के अंदर इनको मतलब 2 ट्रांच मिल सकती है। ठीक है, पहले 1 लाख तक की, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंगली सेकंड ट्रांच इनको 2 लाख तक की मिल सकती है। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट रहेगा, मतलब 5% के ऊपर इनको इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा।
साथ में इनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, बिल्कुल 500 रुपया जब तक ये पर डे जब ये स्टाइपेंड कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली इनको यहाँ पे अगर इनको कुछ औजार वगैरह खरीदने हैं, कुछ टूल्स वगैरह खरीदने हैं, तो 15,000 रुपये तक की इनको यहाँ पे हेल्प भी मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है और आपका पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस भी कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।